बीजेपी क्या एक पॉलिटिकल पार्टी है या फिर ये एक ब्रांड है? क्योंकि बहुत सारे अपोजिशन के पार्टी लीडर्स ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हमें लूटने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि अपोजिशन का ये भी दावा है कि 2024 का इलेक्शन अगर मोदी सरकार जीतता है तो फिर अगली बार से इलेक्शन से होना बंद हो जाएगा। और अपोजिशन पार्टी का ये भी दावा है कि अगर मोदी सरकार ये इलेक्शन जीत जाता है तो डेमोक्रेसी भारत से खत्म हो जाएगा। और उन्होंने साफ साफ बताया मोदी इज अ डिक्टेटर। एंड मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या मोदी सच में एक डिक्टेटर है? आइए जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स ये पब्लिश कर रहे हैं कि मोदी इज अ डिक्टेटर एंड कुछ ऑपोजिशंस भी बोल रहे हैं मीडिया में। Modi is a dictator, a man worse than Hitler, Kumaraswamy told the supporters today. क्योंकि मोदी सरकार के द्वारा कुछ ऐसे इंसिडेंट्स निकल के आ रहे हैं जो कि 2-3 दिनों से, कुछ महीनों से, बल्कि 2-3 सालों से बस इंसिडेंट्स ही दिखाए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हमारा यही कोशिश रहेगा कि पूरी डेटा को कलेक्ट करके उसको डिटेली एनालाइज करेंगे और एनालाइज किया हुआ डेटा को आपके सामने रखेंगे। फिर अपोजिशंस और रूलिंग गवर्नमेंट पार्टीज दोनों की साइड से हम नज़रिए से देखेंगे और देख के अपना ओपिनियंस आपके सामने रखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे क्या सच में मोदी एक डिक्टेटर। बिकॉज गाइस, जब तक हम लोग दोनों की नज़रिए से नहीं देखेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोदी को आखिर डिक्टेटर क्यों कहा जाता है और इतना एलिगेशंस क्यों लग रहे हैं। सबसे पहले हम ऑपोजिशंस की नज़रिए से देखेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। पीएम मोदी पे ऑपोजिशंस ने कई बार एलिगेशंस लगाया कि वो टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडीज जैसे सीबीआई पे अपने लॉयलिस्ट को इंस्टॉल करते हैं। इसमें भी सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट पे ऋषि कुमार शुक्ला, जिनके अपॉइंटमेंट को लेके ऑपोजिशंस ने काफ़ी बार हेविली क्रिटिसाइज किया है। उनका मानना है कि मोदी गवर्नमेंट ने ऋषि कुमार शुक्ला को जानबूझ के सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया है ताकि मोदी गवर्नमेंट ऋषि कुमार शुक्ला से अपने मनचाहे काम करवा सके। वैसे देखा जाए तो सीबीआई का पॉलिटिकल यूज़ हमेशा ऑपोजिशंस पे केसेस फाइल करने और इन्वेस्टिगेशन करने पे यूज़ किया जाता है। नाउ यूजुअली देखा जाए तो चाइना में भी ऐसा ही होता है। चाइना की गवर्नमेंट पे शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप पार्टी वर्कर्स को प्लेस करते हैं और नॉर्थ कोरिया में तो वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया यानी कि किम जोंग उनकी सरकारी एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सारे सूटेबल डिसीजंस पास करते हैं। और ऐसा ही एलिगेशंस लगा मोदी और उनकी सरकार पर भी। ऑपोजिशन पार्टी का मानना है कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई जैसे सेंट्रल एजेंसीज का यूज़ करके अपने पार्टी मेंबर्स को धरा धमका के या फिर लालच दे के अपनी ओर कर लेता है। और जैसे ही वो लोग बीजेपी ज्वाइन करते उन पे जितने भी करप्शंस और स्कैम थे आसानी से सब कुछ रुक जाता है, सारे इन्वेस्टिगेशन ही बंद हो जाता है। और ऐसा ही देखने को मिला हमें असम पे। हिमंत बिस्वा शर्मा जब वो कांग्रेस में थे उन पे आरोप लगा था शारदा चिट फंड स्कैम पे और सीबीआई ने इन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया नवंबर 2014 को। और 2015 में जैसे उसने बीजेपी ज्वाइन किया 7 और एलिगेशन लगे थे उन पे। एक एलिगेशन था उन्होंने लैंड का स्कैम किया है और दूसरा एलिगेशन था सिल्क एंड मुगा इंडस्ट्री का वो सिंडिकेट चला रहे हैं। लेकिन जब से उसने बीजेपी ज्वाइन किया सारे इन्वेस्टिगेशन ही रोक दिया गया। और ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने सेम केसेस पे बीजेपी ज्वाइन किया है। इवन मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी जाने की कोशिश करता है उसे बहुत सारे केसेस के जुर्म में उसके अंदर कर देते हैं, जिसके कारण मोदी को एक डिक्टेटर कहा जाता है। इसीलिए खुद को पॉजिटिव लाइट में दिखाने के लिए लोगों के सामने अपना प्रोपोगेंडा चलाते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन को एग्जैजरेट किया जाता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन को सच की तरफ पेश किया जाता है, जिससे कि लीडर की लोगों के सामने लार्जर देन लाइफ इमेज बना रहे। और ऐसा कर पाने में उनका हथियार बनता है मीडिया। वैसे तो मीडिया को देश का चौथा पिलर भी कहा जाता है, बट ऑपोजिशन द्वारा ये एलिगेशन है मोदी सरकार पे कि मोदी सरकार मीडिया को दबाया जा रहा है, जिसके कारण रियलिटी आपके सामने नहीं आ पा रहे। 2020 में एक आईटी रूल्स अमेंडमेंट एक्ट आया जो ऑपोजिशंस के अकॉर्डिंग ये आईटी रूल्स अमेंडमेंट एक्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस को ही दबाने के लिए लाया गया। एनडीटीवी एक लौता ऐसा चैनल था जो सरकार से सवाल करने का दम रखता था। अल्टीमेटली उसे भी पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्त गौतम अदानी ने खरीद लिया। आज के ज़माने पे टीवी न्यूज़ चैनल्स का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है। सरकार जनता की पैसे से इन टीवी न्यूज़ चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट के नाम पे भर भर के पैसा देता है, लेकिन यही टीवी न्यूज़ चैनल्स जनता की आवाज़ को दबाने का काम करता है। अगर असली खबरें आप तक पहुँचे ही ना तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट करना है? आयुष्मान भारत स्कीम पे 9 लाख से भी ज़्यादा लोग सिर्फ 3 मोबाइल नंबर्स का यूज़ करते हैं। करोड़ों स्पेंड किया गया 3400 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए, जिन्हें ऑलरेडी मुर्दा घोषित कर दिया गया। जब सीएजी की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई तो सीएजी का ऑफिसर का उठा के ट्रांसफर कर दिया सरकार ने। क्या आपने यह खबर सुनी थी? क्योंकि मीडिया के द्वारा इसे कभी दिखाई नहीं गया। पहले दोनों पार्टीज को ही मीडिया के सामने बैठ के अपनी बात रखने का अधिकार था,
लेकिन अभी तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं। जनता की डिमांड पे सरकार से सवाल करने की जगह वो लोग दिन रात सिर्फ सरकार की ओर से सरकार को डिफेंड करते हुए बोलते रहते हैं। ऑपोजिशंस के द्वारा मोदी सरकार पे एलिगेशन है कि मोदी सरकार गोदी मीडिया के जरिए खुद को ग्लोरीफाई करते हैं और जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उसको पिक्चर से आउट कर देते हैं। अब एक डिक्टेटोरियल रेजिम्स की बात करें तो एक तानाशाह के खिलाफ एक व्यक्ति कब खड़ा होगा? जब उस व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में मीडिया आउटलेट्स पे गवर्नमेंट की कंट्रोल होने की वजह से सिटीजन्स को वही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है जो सरकार उन्हें देना चाहते हैं। वहाँ पे जनता को टीवी पे वही प्रोग्राम दिखाया जाता है जहाँ पे किम जोंग उन की परिवार की हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और कैसे किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया को और भी बेहतर बना रहे हैं, बस यही दिखाया जाता है। और वहीं पे मैं अपनी देश की मिलिट्री कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो ऑपोजिशंस का ये कहना है कि बीजेपी ने 2016 में इंडियन आर्मी के टॉप लीडरशिप पोजीशन में अपने लॉयलिस्ट को प्लेस किया था। उनके मुताबिक जनरल बिपिन रावत जी को 2 सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को साइडलाइन करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया था। और ऐसे ही सेम इंडियन नेवी में भी हुआ वाइस एडमिरल करणवीर सिंह जी के साथ, जिसे भी 2 सीनियर नेवी ऑफिसर्स को साइडलाइन करके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बना दिया गया। बीजेपी पे इवन ये तक आरोप है कि वो लोग रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनलिस्ट को इलेक्शन टिकट्स तक ऑफर करते हैं, जो सेम चीज दुनिया की कई फेमस डिक्टेटर्स करते हैं। इसीलिए मोदी को एक डिक्टेटर कहा जाता है। ऑल इन ऑल कॉन्स्टेंट और पॉजिटिव प्रोपेगेंडा उस डिक्टेटर को देश का हीरो बनाता है और अब वो डिक्टेटर अपने हीरो वाली इमेज को पूरी देश में दिखाना चाहते हैं। इसीलिए वो डिक्टेटर कुछ ऐसे कारनामे करके दिखाता है जो कि आज से पहले किसी ने भी नहीं किया। इससे बेसिकली उस लीडर की लोगों के सामने लार्जर देन लाइफ वाला इमेज क्रिएट हो जाता है और लोगों को लगता है कि ऐसा लीडर तो सिर्फ 100 साल में एक बार आता है। ऑपोजिशंस के द्वारा ये भी एलिगेशन है कि मोदी द्वारा बिग एंड बोल्ड डिसीजन लेके ऐसे ही इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे आर्टिकल 370 को हटाना, जो डिसीजन आज तक किसी लीडर ने भी नहीं लिया था। ऑपोजिशंस के द्वारा मोदी सरकार पे ये भी एलिगेशन है कि मोदी सरकार जीएसटी डीमोनेटाइजेशन जैसे डिसीजंस पास करके कंट्री में सेंस आएगा, ऐसा मोदी जी दिखा रहे हैं। जस्ट लोगों से ये कहना चाहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इन शॉर्ट मोदी अपनी हीरो वाली यानी लार्जर देन लाइफ वाला इमेज दुनिया के सामने दिखा रहा है। ऑपोजिशंस का ये भी कहना है कि मोदी का आईटी सेल इतना स्मार्टली काम करता है कि वो हर एक ऑपोजिशंस को वो पप्पू दिखाता है, ताकि ऑपोजिशंस पार्टी को लोग हल्के में ले और सारा ध्यान जो है ना वो मोदी सरकार पे आ जाए। और ऑपोजिशंस का ये भी कहना है कि मोदी जी इलेक्शन जीतने के लिए खुद को देश का चौकीदार बताते हैं और वही चौकीदार वर्ड हर जगह पे दिखा के एक पॉजिटिव कैंपेन में उसे आईटी सेल ने कन्वर्ट कर दिया और लोगों को ऐसा दिखा है कि मोदी जी देश का चौकीदार है और उन्हीं की वजह से देश सुरक्षित है। और ऐसा ही कुछ किया था बाकी के डिक्टेटर्स ने भी, जैसे हिटलर को पोर्ट्रे किया गया सेवियर ऑफ द नेशन के रूप में, जो जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 में ह्यूमिलिएट होने के बाद उसे बुलंदियों तक पहुंचाएगा। यूएसएसआर के डिक्टेटर को तो लुक पोर्ट्रे किया गया फादरली फिगर के तौर पर, जो सोवियत यूनियन के सोशल वैल्यूज को बचाएगा। और टर्की के एर्डोगान को तो लोग इस्लामिक खलीफ तक मानने लगे। और पुतिन का मार्शलिज्म, केजीबी के सुपर स्ट्रॉन्ग स्पाई और पर्सनालिटी होने का इमेज सभी रशियंस के माइंड में फ्रेश है। आज भी कई रशियंस को ऐसा लगता है कि पुतिन के बिना रशिया सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अब ये सभी बातें तो छोड़ दो, अब मैं आपको बताऊंगा कि एक डिक्टेटर क्या कर सकता है। युगांडन मिलिट्री डिक्टेटर इदी आमी तो दुनिया भर में इनफेमस था माइनॉरिटीज का मर्डर करके उन्हें खा जाने की। कैन यू इमेजिन दैट? ये बात खुद युगांडा के हेल्थ मिनिस्टर हेनरी कैम्बा ने कही है। इदी आमी ने माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए ऐसे खौफनाक टॉर्चर चैम्बर्स तक बनाई थी कि उनमें कितने माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप जैसे कि अचोली और लेंगो जैसे लोग मारे गए। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो इन मरने वाले लोगों की फिगर 5 लाख तक बताया और इसी माइनॉरिटी ग्रुप में इंडियंस भी शामिल थे जिन्हें भी मार दिया गया। इवन आईसिस जिन्होंने इराक और सीरिया में रूल किया, उन्होंने भी पावर में आने के बाद माइनॉरिटीज़ को किडनैप करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। उन्होंने क्रिश्चियंस को 2 ऑप्शंस दिए, या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या फिर अपने रिलीजन्स को फॉलो करने के बदले सरकार को टैक्स दो, और अगर ऐसा नहीं किया तो यहाँ से चले जाओ या फिर मारे जाओगे। सो बेसिकली ये होता है एक असली डिक्टेटरशिप। और अब यही सारी बातें अगर मैं मोदी जी से कंपेयर करूँ तो हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है जो हमें क्लियरली बताता है कि मोदी कोई डिक्टेटर नहीं है। और अभी भी किसी को ये लगता है कि मोदी एक डिक्टेटर है तो उनके कुछ कारनामों के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सबरीमाला टेम्पल, इस टेम्पल में उन देवताओं को विराजित किया जाता है जो ब्रह्मचारी का पालन करते हैं और इसीलिए यहाँ पर लेडीज़ का आना अलाउ नहीं है, स्पेशली उनके पीरियड्स के टाइम। पर वो मोदी सरकार ही थी जिन्होंने 2018 में ये नियम को हटाया और औरतों को मंदिर जाके रिलीजियस प्रैक्टिस करने का हक दिलाया।
इनफैक्ट इस डिसीजन के खिलाफ केरला के हिंदू वोटरों ने प्रोटेस्ट किया था और कई लोगों ने तो इसका ओपनली विरोध किया था। लेकिन अगर मोदी एक डिक्टेटर होते तो क्या वो ऐसे मेजोरिटी के खिलाफ जाने वाले कदम को देश भर में लागू करते? इस देश में अब तक उस टीपू सुल्तान की जयंती मनाया जाता है जिन्होंने लाखों हिंदुओं को मार डाला था और लाखों हिंदुओं को कन्वर्ट होने पे मजबूर कर दिया था। मुंबई की मीरा रोड इलाके में पिछले दिनों हिंदू पदयात्रा पे पत्थर बरसाए गए जस्ट बिकॉज वो लोग मुस्लिम इलाके से पास हो रहे थे और ऐसा ही सेम केस हमें इंडिया के हर एक स्टेट्स में देखने को मिला। अब बताओ क्या ये एक डिक्टेटरशिप में होना पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। एंड लास्टली इफ पीएम मोदी इज रियली ए डिक्टेटर तो फिर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी उस लोगों को अब तक क्यों चलने दिया जा रहा है जो ये कहता है कि एक मस्जिद जो एक मंदिर को तोड़ के बनाया गया उसे आज़ादी के बाद तोड़ा नहीं जा सकता? आखिर क्यों उन्होंने इस लॉ को हटाने की बजाय 10 साल तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की पूरे होने तक राम मंदिर बनाने के लिए रुके रहे? और अगर हम सऊदी जैसे डिक्टेटोरियल रेजिम्स वाले देश को देखें जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज मुस्लिम है, वहाँ की लॉ के अनुसार हर एक सिटीजन जो है वो मुस्लिम ही हो सकते हैं। और वहीं पे इंडिया जैसे देश में जहाँ पर हर कम्युनिटी को अपने धर्म को ओपनली प्रैक्टिस करने का हक है और उनकी अपोजिट सऊदी जैसे डिक्टेटोरियल मोनार्की में इस्लाम के अलावा किसी भी रिलीजन को पब्लिक प्लेस में प्रैक्टिस करना तक अलाउ नहीं है। सऊदी एक सुन्नी देश है और इसीलिए वहाँ पर मुहर्रम प्रोसेशन तक बैन है। अब ये सब जानने के बाद मोदी को एक डिक्टेटर कहना यानी मुर्गी को एक ड्रैगन कहने जैसा है, क्योंकि एक डिक्टेटर बनने के लिए लीडर को चाहिए अल्टीमेट पावर। और अगर हम ध्यान से देखें तो मोदी जी के पास तो फुल पावर तो है ही नहीं। भारत में टोटल 31 स्टेट्स है जिनमें से सिर्फ 6 राज्यों पे बीजेपी ने अपने दम पर यानी सिंगल हैंडेडली सरकार बनाई है और बचे हुए राज्यों में तो बीजेपी ने अलायंस में सरकार बनाई है, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, यूपी में अपना दल के साथ और ऐसे ही बीजेपी ने बाकी स्टेट्स में दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। भारत में 12 ऐसे राज्य है जहाँ पे सिर्फ एनडीए की सरकार है। तो ये आखिर कौन सी डिक्टेटरशिप हुई जहाँ पे देश की फुल कंट्रोल तक नहीं है हाथ में? और यही डेटा दर्शाती है असली डेमोक्रेसी। वरना ऐसा कौन सा डिक्टेटर है जो दूसरे पार्टी के साथ मिलकर पावर में आता है? अगर ये डिक्टेटरशिप होती तो मोदी जी की पावर हर राज्य में होती और वो अपोजिशन पार्टी को अपने सामने टिकने तक नहीं देता, बिल्कुल चाइना जैसा। इंडिया में करंट गवर्नमेंट की रूलिंग पे सिटीजन्स ओपनली प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। करंटली चल रहे किसान आंदोलन को ही देख लो। इवन पिछली बार किसान आंदोलन के नाम पे इंसानी का गला घोट दिया गया था, लाल किले पर हिंसा हुई, लड़कियों का बलात्कार, यहाँ तक कि लोगों को मारकर लटका देने जैसे और जिंदा जला देने जैसे क्राइम्स करके देश के मासूम लोगों को बुरी तरीके से टारगेट किया गया। कन्हैया कुमार जैसे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट तक इस कंट्री में पीएम के खिलाफ बोल पा रहे हैं। पर क्या ये सब एक डिक्टेटर की राज में होना पॉसिबल है? वेल, ये बात आप चाइना के एग्जाम्पल से ही समझ लो या फिर सऊदी जैसे देश को ही ले लो जहाँ पर डिक्टेटोरियल रूल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पर प्रोटेस्ट करना तक बैन है। ये सब जानने के बाद भी क्या आपको लगता है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आया हुआ है? क्योंकि ना तो यहाँ पे प्रोटेस्ट बैन है, ना क्रिटिसिज्म, ना ही प्रोटेस्टर्स, यहाँ सबकी बात सुनी जा रही है। और अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से कुछ यूट्यूबर्स सरकार को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं। अगर मोदी जी एक डिक्टेटर होते तो क्या इनको ये फ्रीडम मिलती क्या? अगर ये सेम सिचुएशन नॉर्थ कोरिया में हो रहा होता क्या हालत होती आपको अच्छे से पता है। इवन अपोजिशन पार्टी तो इंडिया में जो चाहे जब चाहे बोल पा रहे हैं। भारत जोड़ो जैसे फ्रीली यात्राएं कर पा रहे, उसमें कन्हैया कुमार जैसे एंटी नेशनल्स को बुलाए जा रहे हैं जिन्होंने जेएनयू में भारत को टुकड़ों में तोड़ने का नारे लगाए थे। पर क्या ये सब एक डिक्टेटर की राज में हो पाती? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर पीएम मोदी और भी ज़्यादा सीट जीत कर पावर में आने के बाद क्या इंडिया में जब चाहे डिक्टेटरशिप लाने का डिसीजन ले सकता है? वेल, इसका जवाब केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस की वर्डिक्ट में छुपा हुआ है। 24 अप्रैल 1973 को 13 सुप्रीम कोर्ट जजेस की एक बेंच ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट दी। उसमें जजेस ने यह बताया कि कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को सेंस नहीं कर सकता। बेसिकली इस जुडिशियल डिसीजन का मतलब है वो डेमोक्रेसी को डिक्टेटोरियल रेजिम्स में नहीं बदल सकते, फिर चाहे बीजेपी 543 में से 543 सीट्स लेकर ही क्यों ना जीते। लेकिन इससे एक बात तो क्लियर है कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की वाकई में जरूरत है ताकि सभी पार्टी देश के विकास को लेकर कमिटेड और अकाउंटेबल रहे। एंड विद दैट सेड फ्रेंड्स, ये थी पूरी चर्चा एक पूरे न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ। इसे हमने बहुत सारे डेटा, फैक्ट्स एंड हिस्टोरिकल प्रूफ के साथ प्रेजेंट किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि हमें किसी भी प्रोपेगेंडा में नहीं आना चाहिए बल्कि रियलिटी को खुद ढूंढना चाहिए।